जो आपने कंपाइल टाइम पे देनी होती है, और जो मेमोरी आप रन टाइम पे देते हैं वो मेमोरी आपकी एक्चुअली हीप पे एलोकेट होती है। और हीप पे पड़ी मेमोरी को यूज करने के लिए कोई ना कोई पॉइंटर हमारे पास जो है ना वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है जी। जो भी पॉइंटर हीप पे पड़ी मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा उसके जरिए हम उस मेमोरी को यूज कर सकते हैं। जब हम हीप पे मेमोरी बनाते हैं तो उसमें दो इश्यूज आने के चांस होते हैं। इशू नंबर 1 कि कहीं मेमोरी लीकेज ना हो जाए। इशू नंबर 2 कि कहीं पॉइंटर जो है ना वो डैंगलिंग पॉइंटर ना हो जाए। अब सबसे पहले समझते थे कि हम मेमोरी लीकेज क्या है। मेमोरी लीकेज से मुराद है कि जो हमने हीप पे मेमोरी एलोकेट की है उसके यूज करने के बाद वो मेमोरी तो वहां पे पड़ी रही है, पर हमने पॉइंटर को जो है ना वो नल कर दी है। तो इससे मुराद है कि जो अटेंडेंस हुई है? जी अभी नहीं ली मैंने अटेंडेंस। तो ओके इससे सर। मुराद है कि जो काम हुआ है वो उसमें मेमोरी लीकेज हो गई है। और डैंगलिंग पॉइंटर क्या था? डैंगलिंग पॉइंटर ये था कि हीप पे पड़ी मेमोरी तो हमने डिलीट कर दी है लेकिन पॉइंटर को हमने नल नहीं किया, तो वो पॉइंटर जो है वो आपका डैंगलिंग पॉइंटर हो जाता है। ठीक हो गया जनाब? और किसी का कोई इशू पॉइंटर्स के अंदर, क्योंकि आपका अगला क्विज भी पॉइंटर्स पे है। सर क्विज कब आना? रोहान आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ कि क्विज कब आना है? क्विज यार नेक्स्ट क्लास में होगा। एक्चुअली मेरी सुबह से लाइट नहीं थी, लाइट अभी अभी आई है। मैंने आप लोगों को लैपटॉप से ज्वाइन किया, इसी वजह से आपको मेरी आवाज़ पहले नहीं थी आ रही कि मैं मोबाइल डाटा के ऊपर कनेक्टेड था तो आवाज़ कट रही थी। अब जो है ना वो लाइट आ गई है मेरी। तो अब अगर ओके किसी को सर। कोई इशू नहीं, डायनामिक मेमोरी पॉइंटर के एड्रेसेस और वो सारी चीज़ों पे, तो फिर हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। सर वो डिलीट का थोड़ा बताते हैं। अच्छा, डिलीट हम इसलिए करते थे ताकि जो हीप पे हमने मेमोरी एलोकेट किया है वो मेमोरी जो है ना वो फ्री हो जाए, और किसी और प्रोग्राम या इसी प्रोग्राम में कोई और मेमोरी अगर उस एड्रेस पे आना चाहे तो वो क्रिएट हो जाए। जब हम हीप पे से मेमोरी डिलीट कर देते हैं तो हमारा पॉइंटर अब एक ऐसी जगह को पॉइंट करने लग जाता है जहाँ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ हमारी मकसद का। तो फिर हमें पॉइंटर को भी नल करना होता है ताकि हमारा पॉइंटर जो है वो डैंगलिंग ना हो। फाइल से डाटा रीड करना, फाइल पर डाटा राइट करना, वो सारे फंक्शन हमने बना के देख लिए थे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जब नेक्स्ट क्विज में हम आएंगे तो आप लोग जो है वो सारा काम करके देख लेंगे। आपको एक एक्टिविटी दी गई थी कि आपने आई थिंक इवन और ओड का काउंट डायनामिक लैब में हमें मेमोरी से एक्टिविटी, दी। सर लैब में जो एक्टिविटी किया था उसमें रिटर्न पॉइंटर वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, रिटर्न पॉइंटर की समझ नहीं आई। तो जो हमने क्लास के अंदर डायनामिक एलोकेशन का फंक्शन बनाया था वो समझ आया था? सर लास्ट क्लास में मैं एब्सेंट था। ओहो, यार आपने तो फिर वीडियो लेक्चर भी नहीं देखा जो नो सर रिकॉर्डेड मैं है? बाहर गया हुआ था। हाँ सर। यार रिकॉर्डिंग ज़रूर आपको देखनी चाहिए। हमने लास्ट क्लास के अंदर ना एक फंक्शन बनाया था विच इज़ ऑन द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सर एलोकेशन का क्या मतलब होता है? एलोकेशन से मुराद होता है कि मेमोरी देना, एलोकेट करना, किसी चीज़ को कोई चीज़ देना। तो हमने फंक्शन का नाम रख दिया था डायनामिक एलोकेशन। लाजमी नहीं है आप फंक्शन का यही नाम रखें। हमने कहा था कि हम नाम हमेशा जो है वो मीनिंगफुल रखते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका नाम होना चाहिए था 1D डायनामिक एलोकेशन, क्योंकि हम जो अभी अरे पढ़ रहे हैं जितनी भी, वो वन डायमेंशनल है। वो हमेशा लीनियरली ग्रो करती हैं, वर्टिकली ग्रो करने वाली अरे जो है वो अभी हमने नहीं पढ़ी। अच्छा रोहन, हमने क्या किया था? हमने कहा था कि न्यू का ऑपरेटर जो है वो हमने पढ़ लिया हुआ था मिड से पहले। बट ये एक्चुअली काम क्या करता है? ये काम कुछ इस तरह से करता है कि जो हमारे पास एक स्टैक है और एक हमारे पास हीप है, ठीक है? तो जब
क्या होता है, आप स्टैक पे एक पॉइंटर बनाते हो, लेट से ARR, तो आप क्या करते हो, आप कहते हैं न्यू मेमोरी। जो न्यू मेमोरी है ना वो आपकी हीप पे बनती है। लेट से आपने कहा जी 10 की अरे बनाओ, तो कुछ इस तरह से मुझे 10 एलोकेशंस मिल गई, और बेस एड्रेस को ये पॉइंटर जो है ना वो पॉइंट करने लग जाता है। तो इस तरह से आपके पास न्यू का जो कीवर्ड है वो काम कर रहा था कि वो आपको कनेक्शन दिलवाता है स्टैक और हीप के पॉइंटर के बीच। फिर अब आपके पास यहाँ पे जो बेस एड्रेस आ गया, लेट से 900, दैट इज द एड्रेस ऑफ द अरे। अरे का जो बेस एड्रेस है, और वो मेमोरी कहाँ पड़ी है, हीप पे। अब आप इस मेमोरी को जैसे मर्जी मैनिपुलेट करें, वो मेमोरी अपडेट लाजमी होगी। उसके लिए हमने एक छोटा सा कोड लिखा था कि हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेट की एक फंक्शन के अंदर, वहां से उस फंक्शन का पॉइंटर रिटर्न करवा दिया। तो इस केस में क्या होगा कि इसका बेस एड्रेस मेरे पास आ जाएगा। अब मैं इसको जहाँ से मर्जी मैनिपुलेट करूँ, मैं इसे मेन के अंदर एलोकेट करने के बाद इसमें डाटा रखवा के इस डाटा को मैंने डिस्प्ले करवाया, और ARR ऑफ 0 को ना इंक्रीमेंट भी करके देखा था। तो हमने देखा था कि हमारा डाटा जो है वो बिल्कुल ठीकली प्रिंट हो रहा था। आप देखें, एंटर द साइज, यूजर से मैंने साइज लिया, डेट इज 10, तो 0 1 to 9 तक जो है डाटा वो प्रिंट हुआ, और 0th इंडेक्स पे 0 था, प्लस प्लस किया तो वो 1 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम पॉइंटर जो है ना वो रिटर्न करवा के तो डायनामिकली जो है वो चीज़ें एलोकेट कर सकते हैं। फिर आप लोगों को CP दी गई थी कि आपने फाइल से डाटा आई थिंक रीड करके तो वो करना है कि फाइल के शुरू में हमारे पास साइज पड़ा हुआ है, एंड देन हमारे पास टोटल वो एंट्रीज पड़ी हुई हैं जो फाइल में अवेलेबल है। तो लेट मी शेयर वन CP। फिजान ने उस CP पे काम किया था, डेट इज वेरी नाइस, के उन्होंने एक फाइल बनाई, लेट से input.txt, और उसके बाद फाइल रीड करने के लिए एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर उन्होंने फाइल रीड का एक ऑब्जेक्ट पास किया स्ट्रीम का, और फाइल का नाम पास कर दिया। खाना तो वैसे खाना। अब जब आप पॉइंटर्स का चैप्टर बुक से पढ़े होंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो फाइल का नाम ना कुछ इस तरह से रखना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो हमने चूंकि ये पढ़ लिया कि अरे का नाम इटसेल्फ अ पॉइंटर होता है, कांस्टेंट पॉइंटर क्यों होता है, क्योंकि जब हम अरे का एड्रेस पास करते हैं, तो बेसिक जब अरे को फंक्शन में पास करते हैं तो बेस एड्रेस पास होता है। तो जब एड्रेस पास होता है तो उसको क्या चीज़ होल्ड करती है, सिर्फ पॉइंटर एक ऐसी डाटा टाइप है जो उस एड्रेस को होल्ड कर सकती है। तो आप जो है अगर ये सेंटेक्स भी फॉलो करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, सेम काम सेम चीज़ हो जाएगी। देन हम इनका फाइल ओपन का फंक्शन पढ़ लेते हैं। इन्होंने बिल्कुल वो काम किया कि अगर तो फाइल ओपन हो गई है तो ठीक है, अदरवाइज एग्जिट कर जाओ। अच्छा फिजान, इस अप्रोच में एक इशू जो आमतौर पे ऑथर्स राइज करते हैं, ज़रूरी नहीं है एक्चुअली कोड ठीक चलता है उसमें इशू नहीं होता, वो कहते हैं कि जब आप फंक्शन से कुछ एग्जिट करवा रहे हैं ना, एग्जिट की कॉल यूज़ कर रहे हैं, तो ये काम आपके मेन फंक्शन का होना चाहिए। इसीलिए अगर आप बुक देखो ना तो वो फाइल ओपनिंग के जितने फंक्शन है ना वो बूल टाइप के बनाते हैं। ठीक है, अगर आप ये अप्रोच भी यूज़ करते हो ना तो सोल्यूशन में कोई गलती नहीं है, बट इन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग आप कह सकते हो कि इस फंक्शन का ये काम नहीं था। तो अगर आप ये अप्रोच के साथ चलना चाहते हैं कोई इशू नहीं होता, इस लेवल पे आप ये अप्रोच बिल्कुल एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने यही किया कि अगर तो फाइल ओपन नहीं हुई हुई तो फाइल नोट ओपन करके एग्जिट कर जाओ। फॉर एग्जांपल मैं फाइल का नाम गलत देता हूं तो यू विल फाइंड आउट कि सिर्फ एक लाइन प्रिंट होगी, और आप देखें फाइल नोट ओपन और आपका प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया। अगर ये बिल्कुल ठीक फाइल ओपन होती है तो चूंकि इफ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ रेफरेंस पास हुआ हुआ है तो ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो अपडेटेड मुझे मिल जाएगा। सर जो हमने पॉइंटर बनाया है फाइल नेम का, जी जी उसकी डाटा टाइप तो कैरेक्टर नहीं है, जी करेक्टर पॉइंटर है। अरे में तो है नहीं है, अच्छा, जब सिंगल ये कैरेक्टर सीन होना चाहिए होता ना है ना, इधर तो। फिर चले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। लाइक स्ट्रिंग लिटरल।
ठीक है, एक चीज मैं पूछता हूँ आपसे, आपने ये स्टेटमेंट बहुत दफा आईटीसी में लिखी होगी, ऐसे ही है? यस। अब मुझे बताएं, कंपाइलर को कैसे पता हेलो वर्ल्ड कोई चीज है? कंपाइलर को तो सिर्फ वेरिएबल्स का पता है। तो एक्चुअल में सी प्लस प्लस जो है ना, वो आपके लिए ये फैसिलिटी देती है, वो इनको ना खास वेरिएबल्स में स्टोर कर लेती है, और वो वेरिएबल्स जो है ना वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होते, बट कंपाइलर इन वेरिएबल्स को या इन हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स को जो है ना वो किसी वेरिएबल पे मैप करता है। तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, उसने इस पूरे के लिए कोई अरे बनाई होगी, और उसका बेस पॉइंटर जो है ना वो फाइल नेम में स्टोर कर दिया होगा। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में काम करके देखा था, हमने कहा था कि जी आप कोई फाइल नेम लें, फॉर एग्जांपल कोई भी, उसके बाद करेक्टर पॉइंटर ptr इज इक्वल्स टू फाइल नेम। तो नहीं ये सर, एक्चुअल मैंने इसलिए पूछा कि क्या हम कैरेक्टर में तो एक ही वो स्टोर कर सकते हैं ना, कैरेक्टर के डाटा टाइप में। एक्चुअली जो करेक्टर पॉइंटर्स है ना, पॉइंटर तो 4 बाइट का, और उसने किसी एड्रेस को पॉइंट करना है, तो वो इनपुट डॉट टीएक्सटी के बेस एड्रेस को सिर्फ पॉइंट कर रहा है। अगर आप ऊपर वाली अप्रोच करना चाहें तो ये लें, अब आप ptr पास कर दें हर जगह। अगर लेट से आपको ये अप्रोच कंफ्यूजिंग लगती है कि आई डोंट नो ये कैसे हुआ होगा, तो ये एक्चुअल में हुआ ऐसे होगा कि सिस्टम के अंदर एक वेरिएबल, एक अरे बनेगी जिसकी एक्सेस प्रोग्रामर को नहीं है, उसमें स्टोर हो जाएगा इन आउट डॉट टी एक्स टी, और उसका जो बेस एड्रेस है ना आई वाला, वो उस पॉइंटर में रख दिया जाएगा, और वो पॉइंटर अब एक एक बाइट का जंप करते हुए उसके साइज तक जो है वो चीज़ें प्रिंट कर रहा है। अगर लेट से आपको लगता है वो मुश्किल काम है, तो ओके फाइन, एक अरे ली मैंने, एक उसके पॉइंटर को उसका बेस एड्रेस पॉइंट कराया, और वो ptr जो है वो मैंने पास कर दिया। सर फाइल नेम पॉइंटर में रखने का कोई फायदा है या बस मर्जी है? नहीं, कोई फायदा नहीं, अभी तो कोई फायदा नहीं है। अगर हाँ, तब फायदा होता अगर मैं कहता आप यूजर से इनपुट ले लें और एक पॉइंटर में स्टोर करवा लें, पॉइंटर में इनपुट ले लें सिर्फ उसका बेस पाथ, यस, तब हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि अरे के केस में मुझे पूरी अरे पॉपुलेट करनी पड़नी थी, और चूंकि डबल कोट्स में है तो मुझे स्ट्रिंग यूज करनी पड़नी थी, तो मेरी पॉइंटर ने उस चीज से जान छुड़वा देनी थी। तो अभी तो कोई फायदा नहीं है एज सच, सिर्फ एक नोटेशन है जो आपकी बुक वाला यूज करता है, तो मैंने कहा मैं बता दूं, बुक में पॉइंटर्स के चैप्टर के अंदर वो जितनी भी फाइल नेम्स बनाता है वो उनको करेक्टर पॉइंटर के अंदर स्टोर करता है, विच इज नॉट अ बिग डील। बस आप ये समझ लें कि ये बैक एंड पे एक अरे ही बनी होगी, और उस अरे का बेस पॉइंटर जो है ना वो फाइल नेम में स्टोर कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने साइज ऑफ के ऑपरेटर से प्रिंट करा के देखा हुआ है कि हर टाइप का जो पॉइंटर है वो 4 बाइट ही है, तो इसलिए हमें ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देन उन्होंने कहा कि जी फाइल मेरे पास, आना पड़ता है बाद में। आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही है, दोबारा बताइएगा। सर इस पॉइंटर को भी हमें डिलीट करवाना पड़ता है फिर एंड पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें डिलीट करवाना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में, मैं वैसे अगर बात करूं ना तो ये प्रोग्राम इतना छोटा है कि शायद डिलीट के ऑपरेटर का ना कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, बट इन रियल लाइफ यस, जो पॉइंटर आप न्यू के कीवर्ड से बनाएंगे, सिर्फ न्यू के कीवर्ड से, उस पॉइंटर को डिलीट करना आपकी जिम्मेदारी है। अब ये मैंने न्यू के कीवर्ड से नहीं बनाया, तो इसको मुझे डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्टैक खुद ही संभालेगा इस वेरिएबल को, बट जो मैं न्यू के कीवर्ड से बनाऊंगा यस, उसको डेफिनेटली मैं ही डिलीट करूंगा। अब जब उन्होंने फाइल सक्सेसफुली ओपन कर ली, तो फाइल में हमने कहा था जी पहले इंडेक्स के ऊपर जो है ना वो टोटल साइज पड़ा होगा डाटा का, तो फिजान ने कहा कि जी मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जो क्या करेगा, फाइल रीड करेगा वो ऑब्जेक्टिव स्ट्रीम का एक साइज का वेरिएबल लेगा जो शुरू पे 0 है, और डायनामिक एलोकेशन करना चाहेगा। तो आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले फाइल से डाटा रीड किया, देन मेमोरी एलोकेट की। अगर आप देखें सीपी में तो एक छोटी सी गलती ये है कि
फाइल रीडिंग जो है ना वो अलग फंक्शन में होनी चाहिए थी। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। मैं कहता हूँ एक हम फंक्शन लिखते हैं फाइल रीड का दैट्स इट। ठीक है जी। वो क्या करेगा, फाइल से डाटा रीड करके मुझे एक इंटीजर रिटर्न कर देगा। आप देखिएगा इसका फ़ायदा मुझे कितने होने लगा है। आल्दो ये सारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक छोटी सी एक अलग अप्रोच अगर कोई बच्चा यूज़ करना चाहे कल को तो वो कर सकता है। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इंट a इज इक्वल्स टू 0 f इन कोलन कोलन a रिटर्न a। ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा ये एक इंटीजर फाइल से रीड करके मुझे रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पे फाइल रीड की बजाय क्या कॉल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ कॉल करना है तो मैं एक फंक्शन और कॉल कर देता हूँ, डेट इज फाइल रीड का फंक्शन है और उसमें मैंने फाइल रीड पास कर दिया। अब इन्होंने चूंकि साइज जो है ओके यहाँ पे आर कैपिटल आएगा और इसको मैं रिसीव कर लेता हूँ साइज के वेरिएबल में। चूंकि साइज बाय रेफरेंस पास हुआ है तो ऑटोमेटिकली साइज क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो ये न्यू मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब इस फंक्शन का काम है सिर्फ डायनामिक एलोकेशन करना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ओके फाइन दिस और इसको सिर्फ क्या पास कर देता हूँ, साइज। तो अब क्या होगा, ओके इसकी मुझे थोड़ी सी प्रोटोटाइप्स चेंज करनी पड़ेंगी। दिस इज एन अदर अप्रोच। आप इसको भी यूज कर सकते हैं जैसे उन्होंने किया था। वो एक फंक्शन में मल्टीपल काम कर रहे थे, यू कैन गो विद इट। बट आप देखिएगा हमारा कोड अब हर किस्म के ना इंटीजर डाटा के लिए काम करेगा। फाइल रीड की मैंने, अब मैं क्या करता हूँ, डायनामिक एलोकेशन करवा के सिर्फ डायनामिक उस फंक्शन ने सिर्फ 2 लाइनें मेरे लिए एग्जीक्यूट की और वो मुझे पॉइंटर रिटर्न कर दिया। अब जो फंक्शन फैजान ने लिखा था ना उसमें क्या होना था, उसमें होना ये था कि मैं सिर्फ तब ही डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर सकता हूं जब मैं फाइल से डाटा रीड करूं। अगर मैं इसी प्रोग्राम में कहता कि यूजर से इनपुट भी लें और एक नई अरे में पुराना डाटा कॉपी करें तो क्या होना था, फैजान को एक नया फंक्शन लिखना पड़ना था डायनामिक एलोकेशन के लिए। बट अब मुझे नया फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, मैं सिंपल इसको साइज पास किया करूंगा। तो चाहे यूजर से हो, चाहे फाइल रीड से आया हो, चाहे कुछ कैलकुलेशन के बाद साइज निकला हो, ये फंक्शन मुझे वो मेमोरी उतनी जितना साइज मैं भेजूंगा डिक्लेयर करके रिटर्न कर दिया करेगा। ले जनाब, फाइल ओपन सक्सेसफुली हो गई, फाइल से साइज आ गया और फाइल से जो है ना वो डाटा मैनिपुलेट हो गया। अब इन्होंने एक फंक्शन लिखा है अलग से गेट डाटा का, जिसमें ये फाइल रीड का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, वो साइज पास करते हैं और वो पॉइंटर पास करते हैं जिसने अरे में मेमोरी एलोकेट की होगी। तो मेमोरी एलोकेट कैसे हुई होगी कि ये मेरे पास टैग था, ये मेरे पास हीप थी। तो इन्होंने एक्चुअल में एक पॉइंटर पॉइंट करा दिया उस अरे के बेस एड्रेस को जो मेमोरी मुझे हीप में एलोकेट हुई थी। हाँ जी, गेट डाटा को पढ़ते हैं। अब देखें इन्होंने जो गेट डाटा वाला काम है वो बिल्कुल ठीक किया कि फाइल के ऑब्जेक्ट से अरे के हर इंडेक्स पे साइज, चूंकि साइज मेरे पास आ चुका हुआ है तो अब शायद बाय रेफरेंस भी पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइज जो है वो अपडेट नहीं होगा। तो बाय रेफरेंस तो हम तब पास करते हैं जब हमने चीज़ें साथ साथ अपडेट भी करनी हो। तो चूंकि साइज में कोई अपडेशन आनी नहीं है तो इसको इसमें बाय रेफरेंस भेजने की ज़रूरत भी नहीं है। तो लेट्स से साइज और इंटीजर पॉइंटर ARR। अब मैं चाहता अगर तो मैं ये काम भी कर सकता था, एक एन अदर अप्रोच जो कि मैंने पहले लिखी। मैं कहता फाइन इस फंक्शन में जाओ,
वो फंक्शन हमने क्या लिखा था, दैट इज फाइल रीड। और इसमें मैंने पास क्या करना था, एफ इन, तो दैट इज, कोई मुझे बता सकता है कि मैंने ये काम क्या किया? जी जनाब, ये लाइन एक्चुअल में क्या करेगी? ये डेटा फाइल से रीड होकर ऐसे में स्टोर होता जाएगा। मेमोरी पे स्टोर करवाइए फाइल से इनपुट। यस, ये मैंने एक ऐसा जेनेरिक फंक्शन लिख लिया जो एक एक करके इंटीजर रीड करता जाएगा और मुझे रिटर्न करता जाएगा, और मैं उस फाइल में ऐड करता जाऊंगा। तो इन्होंने भी जो लाइन लिखी थी वो एग्जैक्टली यही काम कर रही थी कि फाइल से एक एक इंटीजर रीड करते जाओ और अरे के इस इंडेक्स पे स्टोर करते जाओ। तो दिस इज अनदर अप्रोच कि मैं एक फंक्शन जो मैंने पहले लिख लिया था एक इंटीजर गेट करने के लिए, मैं उसी को बार बार यूज़ करके पूरा डाटा जो है वो मैनिपुलेट कर लूँ। अब तक का कोड चला के देखते हैं कि क्या डाटा वाकई पॉपुलेट होता है कि नहीं। एक्चुअली इन्होंने प्रिंट का फंक्शन नहीं लिखा हुआ, तो आए हम एक छोटा सा प्रिंट का फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड। इनका स्टाइल है एक्स डालने का शुरू में, तो कोई बात नहीं, प्रिंट एरे। उसमें हमारे पास पास क्या होगा, एक इंटीजर स्टैटिक पीटीआर पास होगा। सर ये डिस्प्ले के फंक्शन में क्या हो रहा है? हम अरे प्रिंट करवाने लगे। इन्होंने जो डिस्प्ले का सादा फंक्शन लिखा है उसमें इवन और ऑड का काउंट शायद प्रिंट हो रहा होगा। हम पूरी अरे प्रिंट करवाने लगे। तो लेट से कि जब गेट डाटा कर लिया, फाइल क्लोज कर दी, तो मैं प्रिंट एरे को कॉल भेज देता हूँ कि ARR PTR में जो डाटा आया है, ARR PTR में जो डाटा आया है उसको प्रिंट कर दूँ। ले जनाब, हमने जो है ना वो अरे प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं कि आया जो हमारे पास डाटा है वो सही हुआ है कि नहीं। ले जनाब, हमने अभी तक फंक्शन नहीं लिखा नीचे, तो हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं नीचे। तो मैं सिंपल ये काम करता हूँ कि मैं अरे को फॉर लूप लगा के प्रिंट करवा लेता हूँ। क्यों आ रही है? ले जनाब, अब हम रन करते हैं, तो आप देखें तो आए हम अपने डाटा को देखते हैं और इस आउटपुट को देखते हैं कि क्या ये ठीक है। तो आप देखें, यस 3 4 9 8 22 4 7 6 10 और 11 हमारे पास जो एग्जैक्टली डाटा है वो बिल्कुल ठीक आ गया है। देन अब नेक्स्ट चलते हैं। तो आप दोनों अप्रोचेज यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ वेरी फाइन। इन्होंने डायनामिक के बाद डाटा गेट कर लिया रे, उसके बाद ना उन्होंने काउंट करना चाहा। हमारा एक्चुअली पर्पज़ ये था, हमने काउंट करके बताना था कि नंबर ऑफ इवेंट्स डाटा कितना है और नंबर ऑफ ओड डाटा कितना पड़ा हुआ है फाइल के अंदर। तो उन्होंने एक फंक्शन कॉल किया काउंट का, उसमें उन्होंने इवन, ऑड, साइज और पीटीआर पास किया। साइज अगेन उन्होंने बाय रेफरेंस पास किया। तो फिजान इसमें गलती ये है कि बाय रेफरेंस तब ही पास करना है जब उस वेरिएबल को हमने अपडेट करना है। अगर हमने उस वेरिएबल को अपडेट नहीं करना तो हमेशा डाटा बाय वैल्यू पास किया जाए। ले जनाब, मैं इसको पास कर दिया और डायनामिक का फंक्शन वी आर डन, गेट डाटा का फंक्शन वी आर डन, फाइल ओपनिंग वी आर डन, काउंट में आ जाते हैं।
अब देखें इवन ओड यहाँ आके अपडेट होने थे तो बाय रेफरेंस पास किए मैं, डेट इज़ वेरी नाइस कि हमें पता लग जाए कि डाटा जो है वो अपडेट हो रहा है। अब उन्होंने उस अरे को लूप लगाया और उस अरे पे पड़ी वैल्यू को जो है वो चेक कर लिया कि वो अगर तो इवन है तो इवन प्लस प्लस कर दो और नहीं तो ओड। और इवन का फंक्शन उन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से लिखा कि एक बूल बनाया रिजल्ट टाइप का, शुरू पे फॉल्स कर दिया कि इसका मतलब है कि वेरिएबल इवन नहीं है। अगर मोड 2 से 0 आ गया तो वो रिजल्ट को ट्रू करते हैं और रिजल्ट रिटर्न कर देते हैं। इस तरह से जब ये फंक्शन एंड होगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इवन डाटा और टोटल नंबर ऑफ ओड डाटा जो है वो आ चुका होगा। उसके बाद उन्होंने एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया जो इवन और ओड काउंट को डिस्प्ले कर देगा। तो लें जी, अब यहाँ पे ना उसकी वैल्यू के साथ हमने कुछ नहीं करना था, तो अगेन फैजान जब हम इसे पास करेंगे तो बाय वैल्यू पास करेंगे। लें जी, हमने इसे मिटाया और इसको जब हमने कॉल भेजनी है तो डेट इज द की। तो अब उन्होंने इन दोनों को प्लस करके बताया कि जी आपके फाइल के अंदर टोटल इतने नंबर पड़े हुए थे, उनमें से इवन नंबर इतने और ऑड नंबर इतने हैं। बेस्ट हो गया जनाब, अब तक इन्होंने बिल्कुल ठीक काम हो गया। और अब जो है एंड पे उन्होंने, चूंकि हमने सिंपल एक अरे अभी तक जो थी वो बनाई थी हीप के ऊपर, उसको इन्होंने जो है वो सिंपली डिलीट कर दिया यूजिंग द ऑपरेटर डिलीट। अरे डिलीट करनी है तो यू शुड प्लेस अरे ब्रैकेट्स और ptr, जो भी आपकी अरे का नाम होता। अगर सादा वेरिएबल है तो अरे ब्रैकेट जो है वो नहीं आएंगी। ये काम जब इन्होंने किया तो बिल्कुल ज़बरदस्त हम मेमोरी लीकेज से बच गए। और जब ptr इज इक्वल्स टू नल ptr कर दिया तो हम डैंगलिंग पॉइंटर से बच गए। तो रीसेट, तो इस तरह से ये एक पूरा प्रोग्राम जो है वो चल के ख़त्म हो गया हमारा। अब मुझे कोई एक बंदा बताए कि सॉर्टिंग मुझे अलाउ नहीं है, लेकिन मैं दो ऐसे फंक्शन लिखना चाहता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम, जो दो पॉइंटर रिटर्न करें मुझे, एक मिनिमम को पॉइंट कर रहा हो एक मैक्सिमम को। कैसे करेंगे वो? सबसे पहले मुझे फंक्शंस की प्रोटोटाइप लिखवानी है आप लोगों ने। जी जनाब। जी एनीवन? कोई भी नहीं? जी गाजी, आप बताएं कि हमने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो हमें एक पॉइंटर रिटर्न करे जो अरे के मैक्सिमम एलिमेंट को पॉइंट कर रहा हो, बट सॉर्टिंग हमें अलाउ नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर। सर मैंने ये क्वेश्चन किया है लेकिन फंक्शन के बगैर किया है। हमने तो फंक्शन करने हैं ना, लैब में भी आपसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। सर वो इस तरह करेंगे कि अगर पहले पॉइंटर को पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखवाएं सबसे पहले। एक मिनट जी, फंक्शन की प्रोटोटाइप यू मैर आप लिखवाना चाह रहे थे, कोई बात नहीं। पास करें। अच्छा, फंक्शन का पहले हम नाम रख लेते हैं, लेट्स से मैक्सिमम। ठीक हो गया। एक अरे पास करनी है तो लेट्स से इंटीजर ptr और एक पॉइंटर भी पास करेंगे। एक पॉइंटर पास करेंगे इसे। बल्कि नहीं, पॉइंटर क्यों पास करना होगा एक एक्स्ट्रा? एक तो साइज पास करना है और रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी? रेंट करते इंटीजर से पॉइंट इंटीजर पॉइंटर होगी क्योंकि हम इससे पॉइंटर रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। तो आए इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से ये काम विदाउट सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ले जनाब, अब मैं क्या कहता हूँ, इधर एक लेट से ARRI कोमा साइज आया, ठीक हो गया। और इसको हम
डिस्प्ले के बाद कॉल करते हैं, क्योंकि डिलीट करने से पहले कॉल करना है हमने। तो इंटीजर स्टैटिक मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, और पास इसमें जो हम करेंगे डेट इज आवर ARR PTR कॉमा साइज। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डेट इज, अभी चूंकि डिस्प्ले का फंक्शन नहीं लिखा हुआ तो मैक्स इज इक्वल टू, हम अभी यहीं पे प्रिंट करवा लेते हैं स्टैटिक मैक्स। अच्छा जनाब, क्या करूं मैं यहाँ पे सबसे पहले? सर एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो हम मैक्स में पुट कर लेंगे। जनाब सबसे पहले एक मैं बनाता हूँ इंटीजर मैक्स पॉइंटर मैक्स इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0, ऐसी है जी। तो पॉइंटर अब जो है वो अरे के 0th इंडेक्स को जो है वो पॉइंट करे। अगर आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं कि जी मैंने वैल्यू रखवानी है तो स्टैटिक ARR कर दें, तब वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम बेस एड्रेस रखवाएंगे ताकि वो उस इंडेक्स को पॉइंट करना स्टार्ट कर दें। लें जी एड्रेस ऑफ 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक सादा सा फॉर लूप लिख लेते हैं। और जब ये फॉर लूप चल के अपना सारा काम करके ख़त्म होगा तो हमारे मुताबिक हम मैक्स को पॉइंट कर रहे होंगे तो हम रिटर्न कर देते हैं मैक्स। ठीक हो गया जनाब? बताएं कंडीशन कैसे चेक होगी? सर इफ array of I is greater than the PTR maximum, इफ जो सर PTR ऑफ I पे पड़ी वैल्यू अगर ग्रेटर है अगर तो ग्रेटर हो गई है मैक्स पे पड़ी मैक्स, वैल्यू से, तो मैक्स में वो वैल्यू जाए। मैक्स में हम क्या कर देंगे, वो वैल्यू असाइन कर देंगे। वेरी नाइस जी। देख लेते हैं कि ये PTR पे किस टाइप का एरर दे रहा है। PTR, अच्छा जी मैंने इसका नाम ARR रखा हुआ है तो ARR आ जाएगा, और नाम का तो कोई मसला ही नहीं है, ARR आ गया। तो अब सॉरी जी, मैक्स में वो वैल्यू आ जाएगी। तो अब एक्चुअल में हमने किया क्या कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मैक्स इज पॉइंटिंग टू 3, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, जब आपका देखेंगे कि क्या अगले इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो मैक्स में वो वैल्यू स्वैप कर दें। तो जब प्रोग्राम एंड होगा तो मेरा पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, 22 को। आए चला के देखते हैं कि क्या हमारा कोड ये काम करता है। आप देखें मैक्स वैल्यू क्या प्रिंट हो गई है, 22, और मुझे सॉर्ट नहीं करना पड़ा डाटा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, जब प्रोग्राम चल के एंड होगा तो मैं कौन से वाले 22 को पॉइंट कर रहा हूँ? सर पहले वाले 8 के बाद जो आ रहा है। अब किसको पॉइंट कर रहा हूँ? सर सर 10 8 के बाद जो आ रहा है। सर अब तो पहले वाले। अभी भी मेरा पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस वाले पॉइंटर को। उसकी वजह क्या है कि मैंने सिर्फ ग्रेटर देन की कंडीशन लगाई हुई है। अगर एग्जाम में आपको सेम फंक्शन आता है ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ और आपसे पूछा जाएगा जी बताएं हम कौन से मैक्स को पॉइंट कर रहे होंगे, तो अब तो चूंकि लास्ट वाला इक्वल टू पे भी स्वैपिंग हो जानी है तो मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस वाले मैक्सिमम को। इसी तरह मिनिमम का फंक्शन था शायद आपके पास लैब में, कि आपने लैब में एक मिनिमम भी निकालना है लेकिन सॉर्टिंग आपको अलाउ नहीं है। कितने लोगों ने वो लैब कंप्लीट कर ली थी? सर 4 टास्क किए थे। अगर आप 4 किए थे तो थे भी 4 ही, आई थिंक सो 1 2 3 4, अच्छा 5वां था। पांचवे का नंबर नहीं थे क्या?
अब आप देखें आपके सीपीस के नंबर ना साथ साथ अलाउड होंगे। आप देखें ये बिल्कुल सादा काम, हमने मैक्सिमम को पॉइंट करना था, मिनिमम को पॉइंट करना था, तो दैट इज वेरी इजी। इसमें ये कहा गया था कि 2 पॉइंटर आपने ना पहले क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो मैंने बिल्कुल यही काम किया है। इंट मैक्स यहाँ बनाया है, एक इसी तरह का इंट मिनिमम यहाँ बना के उसको हमने कैटर कर लेना था। अच्छा, क्लास के बाद कितने बच्चों ने ये आखिरी क्वेश्चन करने की कोशिश की थी? सर क्लास में हो गया था। अच्छा, क्लास में कर लिया था आपने, वेरी नाइस। सिर्फ एक बच्चे ने किया था या ज्यादा लोगों ने कर लिया था? जरा हैंड रेस करते हैं, कितने लोग? सबमिट करवाया था। बस बेस्ट, हैंड रेस करें जरा, कितने लोगों ने 5 पूरे सबमिट कराए हैं? जबरदस्त हो गया जी, वेरी नाइस। चले अब जरा आप लोग नीचे करें और बताएं कितने लोगों ने 4 तक पूरा कर लिया था। 4 टास्क। अगर कोई बच्चा 4 से कम पे था तो इट क्लियरली शोज के वो लेक्चर्स और बुक जो है ना वो नहीं पढ़ रहा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि हम कोशिश इस बार हमारी ये है कि आप लोग बुक रीडिंग लाजमी करें। तो लेट मी शो यू कि आपकी जो लैब का आखिरी टास्क था, दैट टास्क इज अगेन फ्रॉम योर बुक। और आपका क्विज भी इसी बुक में से ही आ रहा है, मैं ये भी बता देता हूँ आपको पहले, ताकि आप फुल मार्क्स जो है वो ले सकें। दिस इज था, ये था जी आपका वो प्रोग्राम। बस उसमें फ़र्क ये किया गया कि ये यूज़र से इनपुट ले रहा था, हमने डाटा फाइल से ले लिया। अब मेरा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये साइज नहीं पता, साइज ख़त्म हो गई कहानी। मैं कैसे साइज निकाल सकता हूँ? सर एक और डमी काउंटिंग वेरिएबल मुझे अलाउ बनाएंगे, नहीं है, काउंट कर काउंटिंग लेंगे। मुझे अलाउ नहीं है। सर जो फाइल में डेटा पड़ा हुआ है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। नहीं, काउंटिंग नहीं कर सकते हम। और एक बस ये पता है कि जब एंड पे -99 आएगा ना तो डाटा खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये पता है हमें, लेकिन सर काउंटिंग हमने मुझे अलाउ काम नहीं है। काम किया है सर, इवन प्लस ऑड इक्वल टू जो टोटल नंबर आया। नहीं तो मैं कितने की अरे बनाऊं? अरे तो मैंने डायनामिकली क्रिएट करनी है ना। अब तो हम डायनामिक का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अरे मैंने डायनामिकली क्रिएट। उससे क्या जी होगा अगर हम कोई साइज दे देते हैं खुद से? नहीं, साइज काउंटिंग हमें अलाउ नहीं है, साइज हमें पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अरे उतनी बनाना चाहता हूँ जितना डाटा है। जी, कोई अप्रोच, कोई सोच अभी तक जो हमने पढ़ा उस हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ? सर साइज साथ साथ खुद बढ़ सकता है, मतलब अगर हम हाँ, किस तरह? इंक्रीमेंट लगा दें किस तो? तरह? बिल्कुल, किस तरह? क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं साथ साथ साइज इंक्रीज करता जाऊं और अरे भी इंक्रीज करता जाऊं? जी, इसी सर कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करें। हम एक नया पेज बनाते हैं, देखें जी, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि हम चाह क्या रहे हैं इस टाइम। क्योंकि इसको हम क्लोज कर दें क्योंकि लैब में परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर जाएगी। अब ये मेरे पास डाटा है, मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा प्रोग्राम चल के एंड हो तो सिर्फ उतना ही डाटा बने जितना कि मेरे सिस्टम को रिक्वायर्ड है, काउंटिंग हमें अलाउ नहीं है। तो हम क्या करें? इन्होंने कहा कि किसी तरह हम साइज साथ साथ पढ़ते जाएं। तो बिल्कुल जबरदस्त, कोई तरीका C++ दे के पहले मैं ये पढ़ूं
फिर मैं ये पढ़ूं, देखूं -99 नहीं है, अरे 2 की कर दूं। शुरू पे 1 ही अरे थी, अब अरे कितने की हो गई, 2 की। अगली एंट्री पड़ी, क्या ये -99 है, नहीं, 3 की अरे कर दूं। अगली बार पढ़ी, क्या ये -99 है, नहीं, अब अरे 4 की कर दूं और डाटा कॉपी कर दूं। उसमें पहले 3 था, नेक्स्ट टाइम 3 और 4 पड़ा हुआ है, नेक्स्ट टाइम 3, 4 एंड 9 पड़ा हुआ है, नेक्स्ट टाइम 3, 4, 9 एंड 8 पड़ा हुआ है, टिल अप द एंड। जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो एक बड़ी सी अरे काफी स्टेप्स गुजरने के बाद मेरे पास बनी होगी, विच इज 3, 4, 9, 8, 22 टिल 11 तक का जो डाटा है वो स्टोर कर रही होगी। ये अप्रोच जो है वो मैं अब यूज करना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा? फाइल एक वेरिएबल बनाएंगे, फाइल में से इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि -99 तो नहीं है। अगर -99 नहीं है तो डायनामिक एरे हीप पे बनी हुई होगी तो साइज उसका ++ कर देंगे, और लूप में क्या होगा तो आई भी ++ हो जाएगा और एरे आई लगा के उसके अंदर वो वैल्यू रखवा देंगे। ले जनाब, इन्होंने हमें बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताया। इन्होंने कहा सर जी कुछ भी ना करें, एक फाइल रीड का फंक्शन बनाए जो एक इंटीजर रीड करके रिटर्न कर दे हमें, हम उस इंटीजर को कंपैरिजन कर लें, अगर तो वो -99 नहीं है तो हीप पे पड़ी इस मेमोरी को इंक्रीज करें, साइज भी इंक्रीज होता जाएगा, जो हमें काउंट मिल जाएगा एंड पे, और पुराना डाटा जो है ना वो इसमें कॉपी करते जाए। अब जब हम ये काम करेंगे तो पहली दफा तो एक साइज की अरे बनानी पड़ गई, ठीक हो गया। जब मैं अगली बार नई 2 की बनाऊंगा तो क्या मुझे पिछली मेमोरी को कॉपी करने के बाद डिलीट करना चाहिए कि नहीं? जी समझ क्योंकि नहीं है। देखेंगे, जब मैं पहली दफा बनाऊंगा तो न्यू के कीवर्ड से बनाऊंगा, अगली बार अब 2 की बनानी है तो ये भी न्यू के कीवर्ड से बनेगी, तो इसका मतलब है कि एक नया पॉइंटर आएगा। तो क्या मुझे पिछला पॉइंटर डिलीट करना है? फिर नया पॉइंटर क्यों आएगा? क्योंकि देखें, इस मेमोरी को एक्सटेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह करना पड़ेगा कि इंटीजर स्टैटिक न्यू ptr इज इक्वल्स टू न्यू इंट साइज। साइज 1 था, अगली बार साइज 2 होगा तो एक नया पॉइंटर बना ना 2 की मेमोरी का, अगली बार 3 होगा तो एक नया पॉइंटर बनेगा 3 की मेमोरी का। तो इसका फिर मतलब करना है कि पड़ेगा। साइज बढ़ता रहेगा। पुराना डाटा कॉपी भी करना पड़ेगा, और कॉपी करने के बाद पुरानी मेमोरी फ्री करके उस पॉइंटर को नल ptr भी करना पड़ेगा। तो आए हम इस चीज को दोबारा थोड़ा सा कोडिंग के पर्सपेक्टिव से भी चीजें अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या C++ हमें डायनामिक ग्रो का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करने भी देती है कि नहीं। तो प्रॉब्लम हमें समझ आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि काउंटिंग मुझे अलाउ नहीं है। मेरे पास C++ ने हेल्प की कि जनाब आप जिस टाइम अरे बना रहे हो उस टाइम डाटा काउंट करें और जनाब अपनी मर्जी की अरे बनाते जाए। अदरवाइज क्या होगा, पहले मैं काउंट करके आऊँगा, साइज पूरा करूँगा, उसके बाद मैं दोबारा फाइल ओपन करूँगा, फिर सारा डाटा पॉपुलेट करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक ही बार फाइल ओपन करें, डाटा पॉपुलेट करते जाएं, साथ साथ अरे को जो है वो इंक्रीज करते जाएं, और जहाँ पे आपका स्टॉपिंग पॉइंट स्टॉपिंग क्राइटेरिया आए वहाँ पे अरे को बढ़ाना छोड़ दें। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डायनामिक रीग्रो। ठीक है जी। तो आए हम क्या करते हैं, हम एक नई फाइल ऐड करते हैं, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ऐड न्यू आइटम, और इसको नाम देते हैं जी डायनामिक रीग्रो। फाइन कर दें अरे से फाइल से डाटा रीड करने से पहले, और उसका साइज साथ साथ बढ़ाते रहें। तो जी बिल्कुल। पॉइंट का साइज खुद ब खुद बढ़ता नहीं रहेगा अगर हम साइज बढ़ा देंगे, मतलब मेमोरी का साइज भी फिर वो बढ़ा नहीं देगा।
हमें बार बार मैं नया आपका पॉइंटर जरूरी है? है ना, आपका क्वेश्चन ही नहीं अंडरस्टैंड कर पाया, आप क्या कहना चाह रही हैं, जरा दोबारा रिपीट करें। सर अगर हम बार बार पॉइंटर बनाने की बजाय एक ही बार पॉइंटर बना दें और उसका है? साइज हम साथ साथ बढ़ाते रहें, फिर क्या कहते हैं, हमें दोबारा पॉइंटर बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी और साइज वो खुद देखिए ब खुद ही बढ़ा देगा अपने उसका, मेमोरी का भी जो कैसे एलोकेट होने की बढ़ाएंगे, जरूरत है, वो बढ़ा कैसे ऐड अगर करेंगे। साइज बढ़ाते हैं, अब कांस्टेंट तो है नहीं ना साइज। साइज बढ़ गया, ठीक है। पहले आपने जो पॉइंटर सबसे पहले गेट किया था वो कितनी मेमोरी को पॉइंट कर रहा था? एक को। वन और वो 1 कैसे बनी थी? इस न्यू के चलाया ऑपरेटर की वजह से बनी थी, ऐसे ही। तो जब 2 की बनानी है वो भी तो न्यू के कीवर्ड से बनेगी ना। ठीक है सर, समझा। कुछ पुरानी चीजें हम उस फाइल से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। तो डेट इज पॉइंटर, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है पॉइंटर यू। हमारे पास फिजान की सीपी है जी, थैंक्स टू हिम कि हम उन्हीं का जो दिया हुआ कोड है वो थोड़ा बहुत कॉपी कर लेंगे। और फाइल रीड देन फाइल ओपन, ये दो फंक्शन तो अभी हम अपने कोड में कॉपी करते हैं। सबसे पहले फाइल ओपन का कॉपी कर लेते हैं फंक्शन एज इट इज ही, ताकि हमारी फाइल जो है वो ओपन हो जाए। जनाब ये हमारी फाइल जो है वो डेफिनेट बात है ओपन कर देगा। और हम क्या करते हैं जी कि अभी जो है, लेकिन जनाब ये फंक्शन जब मैं कॉल करूंगा इस फाइल ओपन का तो मेरी फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन होके इफ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है वो फाइल को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक हो गया जनाब, फाइल मेरी ओपन हो गई। अब सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमने एक इंटीजर रीड करना है। ठीक हो गया। और लेट से उसी के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया था कि ये फंक्शन जो है वो हमें सिंगल इंटीजर रीड करके रिटर्न कर देगा। तो लें जनाब, अब मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को कॉल भेज दी, फाइल रीड के फंक्शन को कॉल भेजी ताकि मेरे पास जो है वो डाटा रीड हो जाए। लेट्स से इंटीजर डाटा इज इक्वल्स टू 0 डाटा। अब मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि मुझे क्या चेक करना है सबसे पहले। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं कब तक ये काम करूं जी। जब तक -99 ना आ जाए फाइल में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वाइल लगा दूं। यस सर। चलें जी, मैं पहली दफा डाटा रीड करके आया, ठीक है जी, डाटा -99 नहीं था, तो मैं कहता हूँ कोमा साइज इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, साइज मैंने क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं फौरन किसको कॉल भेज देता हूँ, मैं कॉल भेज देता हूँ डायनेमिक को, डायनेमिक मेमोरी एलोकेटर को। क्या पास करना पड़ेगा, उसको एक पॉइंटर पास करना पड़ेगा। तो हम यहाँ बना लेते हैं इंटीजर स्टैरिक ptr इज इक्वल्स टू नल ptr। ठीक हो गया, मैंने इसको पास किया ptr कोमा साइज, ठीक है, और इज इक्वल्स टू ptr कर देता हूँ। अच्छा ये मैंने दुनिया लिख दिया, डायनेमिक की ये स्पेलिंग होगी शायद जनाब। हम फंक्शन की प्रोटोटाइप वही लिखते हैं, इंटीजर स्टैरिक, हमें जुबानी याद हो गई अब तो। इंटीजर स्टैरिक ptr और इंट टाइप का साइज जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, ये आइडेंटिफायर अगर हम ना लिखें सॉरी, और सर अगर जो सा हम फंक्शन बनाते हैं अगर उसका जी आइडेंटिफायर ना लिखें और
डेफिनेशन को इंट के ऊपर बनाए तो सर एरर नहीं देता वो आइडेंटिफायर का। जी कोई एरर नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता कि C++ दोनों नोटेशंस को लेकर चलते हैं। अगर आप ऊपर प्रोटोटाइप देंगे तो आपकी डेफिनेशन के स्पेलिंग का मसला आता है, या स्पेलिंग गलत होंगे तो टाइप आइडेंटिफायर का एरर आएगा। सर आवाज सर ये आपने स्टैटिक क्यों फिर लगाए से हुए? बताए, आवाज कट गई है। तो उसमें बस ये इशू था कि उसमें कोड पढ़ना मुश्किल होता है। इस तरह कोड पढ़ना आसान होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है कि ये फंक्शन जो है ना पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर मैं एक दफ़ा उनकी डेफिनेशन पढ़ लूँ तो मुझे इतना आइडिया हो सकता है ओके फाइन, इस बच्चे ने इस अप्रोच को यहाँ यहाँ यूज़ किया हुआ है। जैसे कि फिजान के इसमें पूरे मार्क्स क्यों आएंगे, क्योंकि चाहे उसने बाय रेफरेंस भेजा हुआ था, वो एक गलती थी, बट वो एक ऐसी गलती थी कि जो साइज तो अपडेट हो ही नहीं रहा, तो वो इग्नोरेबल होती है। तो अगर आप ऊपर लिखते हैं कोई इतराज नहीं होता, सिर्फ कोड को जरा थोड़ा पढ़ना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। सर ये आपने इंट के बाद स्टैटिक क्यों लगाए हुए? क्योंकि हम एक पॉइंटर रिटर्न करवा रहे हैं ना यहाँ से, इस वजह से। नहीं सर, जो डेफिनेशन हमने बनाई है अगर हम ये ऊपर लिखते हैं इनके और ऊपर आइडेंटिफायर ना करवाएं तो एरर नहीं देता, लेकिन अगर इनके नीचे लिखे तब आइडेंटिफायर का एरर देता है। यार आपकी आवाज ना काफी कट रही है। सर मैंने कहा कि अगर हम आइडेंटिफायर जो बनाते हैं फंक्शन का, जी जी अगर हम उसको उसकी उसकी डेफिनेशन होती है, आइडेंटिफायर ना जी बनाए और डेफिनेशन को मेन के ऊपर लिख दें, जी। एरर नहीं देता, लेकिन अगर इनके हाँ नीचे नहीं लिखें आएगा, तब एरर देता है। बिल्कुल। तो सर ये क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब कोड लाइन बाय लाइन कंपाइल होना शुरू होता है ना, ठीक है, तो आपने फंक्शंस ना ऊपर लिख दिए हैं, तो वो फंक्शंस को ना याद कर रहा है कि ठीक है यार ये फंक्शंस ना आगे हैं मेरे पास, ठीक है। जब आप ऊपर सिर्फ प्रोटोटाइप्स लिखते हो ना, तो वो याद करता है ठीक है ये प्रोटोटाइप्स हैं मेरे पास, ऐसे कोई फंक्शन मुझे मेन से बाहर मिलने चाहिए। तो जब कोई ऐसा फंक्शन उसे नहीं ना मिलता तो वो फिर एरर दे देता है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट ऊपर लिख दें, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक मिसाल सेट कर देता हूँ, ये कोई मसला नहीं, कोड चलता है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ रीडेबिलिटी का इशू आता है, वो अप टू यू है, अगर आप नहीं फॉलो करना चाहते तो कोई मसला नहीं, बट बेहतरीन अप्रोच यही होती है। अब मैंने क्या किया, मैंने उतने साइज की एक मेमोरी जो है वो डिक्लेयर कर दी। फॉर एग्जांपल मैं पहली बार रीड करूंगा साइज 1 हो जाएगा अगर 99 नहीं है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, अप टिल देन जब तक 99 नहीं ना आता जाएगा, ये पॉइंटर डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमने डायनामिकली एलोकेट तो कर दिया, अब हमने कहा था कि हमें पुराना डाटा भी क्या करना पड़ेगा, ओके। कॉपी करना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं पहले डायनामिक मेमोरी एलोकेट करता हूँ साइज की, तो उसके फौरन बाद क्या करना पड़ेगा, कॉपी डाटा भी करना पड़ेगा, ऐसे ही है। कॉपी डाटा के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एरे बनानी पड़ेगी। एक मुझे ओल्ड पॉइंटर चाहिए होगा, ओल्ड अरे, एक मुझे क्या चाहिए होगी, न्यू अरे, एक मुझे क्या चाहिए होगा, साइज चाहिए होगा। इस फंक्शन को लिखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी आसान हुई कि नहीं। ले जनाब, अभी आप इस स्टेटमेंट को ना थोड़ी देर के लिए भूल जाएं जो मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है जी। पुराना डाटा न्यू में कॉपी कैसे होगा, डैट इज़ वेरी सिंपल। आप लोग ये काम काफ़ी दफ़ा करके आ चुके हुए हैं, तो शायद इस पे कोई हमें इतना टाइम इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। काम आपने बहुत बहुत दफ़ा किया है। न्यू अरे का आई इज इक्वल्स टू ओल्ड अरे का आई।
ये क्या होगा, ये पूरी अरे जो है वो हमारे पास कॉपी हो जाएगी। सॉरी जी, यहाँ पॉइंटर डालना भूल गए। लें जी, ये क्या करेगा, ये न्यू अरे में पुराना डाटा जो है वो सारा कॉपी कर देगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे बनाया न्यू पॉइंटर, ये एक नया बना दिया पॉइंटर, ठीक है जी। यहाँ मुझे चेक करना पड़ेगा इफ इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब है कि ये पहली एंट्री है, एल्स ये बकाया एंट्रीज हैं। अगर तो पहली एंट्री है तो सिर्फ न्यू पॉइंटर बना के मैंने वहाँ पे इस ptr2 को क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। ओके, ये यहाँ बनाना पड़ेगा और ptr2 जो है वो उसको न्यू करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये क्या हुआ, मैंने रिटर्न कर दिया एक ही दफ़ा डाटा बना के, और जैसे ही वो रिटर्न होके आया तो मैंने उसके करंट इंडेक्स के ऊपर विच इज़ डाटा रख दिया, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर आप देखें, अगर तो ये पहली एंट्री थी तो इसका मतलब है कि साइज हमारे पास क्या होगा, 1। तो पहली एंट्री के लिए पुराना डाटा कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सिंपल एक मेमोरी एलोकेट की और डाटा वहाँ पे प्लेस कर दिया। अगर तो वो पहली एंट्री नहीं है, यानी कि पहले से ज़्यादा एंट्री है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ptr2 इज इक्वल्स टू न्यू इंट साइज, पहले ये करना पड़ेगा और फिर कॉपी करना पड़ेगा सारा डाटा, कॉपी डाटा। तो मैं क्या पास करूंगा, विच इज ptr कोमा ptr2 कोमा साइज। तो पुराना डाटा उस न्यू डाटे में क्या हो चुका हुआ है, कॉपी हो गया। जब पुराना डाटा सारा कॉपी हो गया हुआ है तो व्हाट शुड आई नीड टू डू, आई नीड टू डिलीट ptr एंड देन ptr इज इक्वल्स टू नल ptr। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो भी हम पढ़ के आए कि पुरानी मेमोरी को डिलीट करें, उस पॉइंटर को ख़त्म करें और नया पॉइंटर आप क्या करवा दें, रिटर्न। वो रिटर्न होगा तो उसके साइज -1 पे डाटा क्या होता जाएगा, प्लेस होता जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, डिस्प्ले का फंक्शन भी वहीं से उठा लेते हैं। हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो कम ज़ाया होगा हमारा। तो लेट से जनाब ये मैंने प्रिंट अरे का जो फंक्शन है वो वहीं से कॉपी कर लिया है। तो आप देखिए हम अपने पुराने नॉलेज की बेस के ऊपर ही जो चीज़ें हैं ना वो अपडेट कर रहे हैं। तो अब होना क्या चाहिए, जब ये सारा लूप चल के ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास साइज़ भी अपडेट हो चुका होगा और पीटीआर में डाटा भी पड़ा होना चाहिए। तो आए हम चला के देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ हमारे साथ। तो हम क्या पास कर देते हैं, ptr कोमा साइज। तो आए हम कोड चला के देखते हैं और आप देखें कि हमने कोई गड़बड़ कर दी कॉपी डाटा में, सॉरी जी, इंटीजर पॉइंटर। ले जनाब, कुछ भी नहीं हो रहा, इनफाइनाइट लूप में मैं फंस गया हूँ और पता नहीं क्या हो जा रहा है। कोई बताएगा क्या हो रहा है। हम एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं इस कोड के अंदर, जल्दी जल्दी आंसर करें। हम एक्चुअली डाटा को दोबारा कॉल जो है वो नहीं भेज रहे। लें जी, भेज दी दोबारा कॉल। लें जी, ज़बरदस्त, हमारा जो डाटा है वो एग्जैक्टली रीग्रो की मदद से उतना ही पॉपुलेट हुआ है जितना हमें रिक्वायर्ड था। तो लाजमी नहीं कि आप हमेशा डाटा पहले साइज कैलकुलेट करें, फिर दोबारा फाइल पॉइंटर बैक पे लेके आए, फाइल क्लोज करके फिर फाइल ओपन करें, फिर उसके अंदर डाटा पॉपुलेट करें, तो इट टेक्स टाइम। तो उससे बेहतर है कि हम डायनामिकली डाटा जो है वो ग्रो करते जाएं। जब हमारा काम ख़त्म हो जाए तो हम फिर फिदान के कोड पे चलते हैं और रीसेट का फंक्शन जो है वो कॉपी कर लेते हैं और हम अपना डाटा जो है वो रीसेट कर देते हैं। हमारा सिर्फ ptr होगा एंड देन
हम जो है वहां से रीसेट का फंक्शन जो है वो यहाँ कॉपी कर लेते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है डायनामिक रीग्रो का फायदा क्या हुआ? जी, एनीवन, डायनामिक रीग्रो का फायदा क्या हुआ? जब भी हम जी, नया एनीवन, डेटा डायनामिक रखेंगे वो रीग्रो का अपडेट फायदा। होता जाएगा। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि हम साथ साथ अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल वो तो कर सकते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा सिनेरियो आता है जब हमें इस चीज की जरूरत पड़ सकती है? कोई रियल लाइफ सिनेरियो बताएं। सर जब स्पेस कम है तो स्पेस कम कर। क्या चीज? दोबारा जरा माइक पास करके अगर आप बोलें तो बेहतर रहेगा। सर मैं कह रहा हूँ कि जब स्पेस कम हो, लिमिटेड स्पेस हो हमारे पास, तो ज़्यादा ज़ाया नहीं करने के बजाय हम डायरेक्ट इस रीग्रो करते हैं। नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल बताएं ना। लेट्स से कि हम कहते हैं हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसे काम हो रहे होते हैं जिसमें हम ये एग्जांपल बड़ी वाजिया देखते हैं। सर अगर हम एक बंदा, नया बंदा अगर कोई लॉग इन करे या फिर किसी सिस्टम में आ जाए तो सिस्टम की साइज थोड़ा बढ़ा दें उसके लिए, फिर साइज वेस्ट नहीं बिल, होगा। बिल्कुल जी, जैसे आप लोगों की क्लास में इनरोलमेंट होती है कि एक मैक्स लिमिट तो सेट होती है हर सिस्टम की ना, बट वो क्या करते हैं जितने बंदे इनरोल होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो उनके नाम एक एक इंक्रीज करके ऐड करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि हम एक एक के इंक्रीज से देखते हैं कि हमारा डाटा कितना ग्रो कर सकता है। तो अगर मैंने डाटा श्रिंक करना हो एक एक करके तो क्या करना पड़ेगा? जी, इसी का ऑपोजिट करेंगे, साइज को माइनस माइनस करते जाएंगे। जबरदस्त हो गया, साइज माइनस माइनस, लेकिन कैसे? श्रिंक कैसे करेंगे डाटा? उसमें क्या चेंज आएगी? अगर श्रिंक की बात करें हम इसी एग्जांपल को सेट करते हुए, तो लेट्स से इतना डाटा पॉपुलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इस वैल्यू को जो है वो रिमूव करना है। तो क्या करना पड़ेगा? एक नई अरे बनानी पड़ेगी जो साइज से एक कम होगी, ऐसे है, और साइज से एक कम का डाटा उसमें कॉपी करना पड़ेगा। तो आए हम जल्दी से लिख लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। दैट इज इंटीजर श्रिंक 1D, ठीक है जी। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर तो साइज क्या है, 0 हो गया है, ठीक है जी। तो सिंपली क्या कर दो, डिलीट ptr, या हमारे केस में हमारे पास फंक्शन बना पड़ा हुआ है एक्स रीसेट को कॉल कर दो और ptr पास कर दो। एल्स अगर वो साइज अभी 0 नहीं हुआ हुआ तो एग्जैक्टली ग्रो वाला काम, लेकिन साइज -1 के लिए सारा काम कर दें आप। या हम बना लेते हैं इंटीजर स्टैटिक ptr2 इज इक्वल्स टू नल ptr को डिलीट कर दो और नल ptr2 जो है वो हम यहाँ से क्या करवा लेते हैं, रिटर्न करवा लेते हैं। तो अब मुझे बताएं कि अरे मैंने प्रिंट हो गई, उसके बाद मैंने क्या करना है कि वो लूप चलाना है और एक एक करके अरे जो है ना वो श्रिंक करनी है। तो क्या लूप होगी मेरे पास?
0 के 1 आएगा यहाँ पे। जी जनाब, साइज 0 आएगा 1 आएगा? 0 0 आएगा। चले जी, मैं क्या करता हूँ, मैं कॉल भेज देता हूँ, मैं कहता हूँ साइज इज लेस देन इक्वल टू 0 वाइल साइज इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा लूप चलता रहे। ठीक हो गया। सबसे पहले आते साथ मैं साइज माइनस माइनस करूंगा या श्रिंक को कॉल भेजूंगा? जी जनाब। जी जनाब। साइज माइनस माइनस करूंगा कि श्रिंक को डायरेक्ट कॉल भेजूंगा और फिर साइज माइनस माइनस करूंगा? अगर आप देखिए, अगर मैं साइज माइनस पहले नहीं करता तो लेट से साइज था 10, ठीक है जी, 10 में गए तो 10 9 की अरे बनी, 9 तक का डाटा कॉपी हुआ, लेकिन यहाँ पे साइज अभी अपडेट नहीं हुआ हमारा, तो साइज इज इक्वल्स टू साइज -1 करके भेजना पड़ेगा। और अब साइज हमें जो है वो बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा ताकि साइज हमेशा क्या हो सके, अपडेट हो सके। तो लेट्स मेक फंक्शन प्रोटोटाइप, क्योंकि साइज में हमेशा डिक्रीज होना है एक, तो वो हमारा श्रिंक का फंक्शन हमारे लिए कर देगा। क्या होगा, साइज एक कम हुआ, एक कम तक का डाटा जो है वो कॉपी हो गया, तो मुझे सिंपल आते साथ ही श्रिंक को कॉल करना है, श्रिंक के बाद प्रिंट अरे को कॉल करना है। तो आए हम देखते हैं कि हमारा कोड जो है वो ठीक चलता है या एक एंट्री पे क्रैश कर जाता है। अच्छा जनाब, अभी हमने कुछ गड़बड़ की है, हमारा कोड जो है ना वो इनफाइनाइट लूप में फंस गया है। हमने रे प्रिंट की साइज इज ग्रेटर देन 0, तो श्रिंक 1D को कॉल करें। श्रिंक 1D ने देखा कि क्या साइज हमारे पास 0 आया है, नहीं जी साइज 0 तो नहीं आया, तो एक रे बनाओ विच इज लेस देन साइज -1। ओ सॉरी, ये तो रीग्रो है ना, श्रिंक में जाते हैं, क्या साइज 0 हुआ हमारे पास, नहीं जी साइज तो अभी 10 है, तो 9 की अरे बनाई, साइज 9 किया, ptr2 में 9 तक का डाटा कॉपी किया और अरे को डिलीट करके 9 हमारे पास रिटर्न करवा दिया। श्रिंक इज इक्वल्स टू ptr और प्रिंट हमने कर दिया उस अरे को। ठीक है जी, तो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट वर्क फाइन। तो आप देखें कि मेरा जो कोड है वो, ये पहली लाइन जो है वो एक्चुअली उसकी प्रिंटेड है जो हमने ओरिजिनल डाटा पॉपुलेट किया था। तो यहाँ लिख लेते हैं सी आउट श्रिंक डाटा। तो आप देखें कि हम बड़ी पहले एक बात करते आए थे कि व्हाट इफ अगर हमारा प्रोग्राम चल रहा है और एक नई एंट्री आ गई है तो क्या करें, तो क्या अब हम डायनामिकली रीग्रो कर सकेंगे? यस, अब हम जो है यूज़र चाहे फाइल में डाटा चेंज कर दे, कंसोल पे नई इनपुट दे दे या एक एंट्री डिलीट करवाना चाहे हमसे, तो वी आर नाउ एबल टू डू डैट कि हम रन टाइम के ऊपर एक मेमोरी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, एक मेमोरी एक्स्ट्रा रिमूव कर सकते हैं, जितनी भी रिक्वायर्ड हो 1 बाय 1 हम जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो क्लास आपकी बिल्कुल इसी तरह चल रही होती है कि शुरू में इतने बच्चे प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल सेशन शुरू हुआ, देन एक बच्चा विड्रॉ हो गया तो अब क्या होता है 39 से 38 की लिस्ट हो गई, देन एक बच्चा और ड्रॉप हो गया तो 37 की लिस्ट हो गई। तो आप इस तरह लिस्ट को ग्रो कर सकते हैं और लिस्ट को श्रिंक कर सकते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि हमारे रियल लाइफ के कितने सिनेरियो इस पे मैप हो सकते हैं? एक तो मैंने कर दिया ना स्टूडेंट वाला, इसके अलावा कोई सिनेरियो जो आप मैप कर सकें? जी जनाब।
एक मैसेज है जी किसी का हाथ रेज है जी, मोहम्मद अलियान जी। जनाब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जनाब, कोई भी नहीं आंसर करना चाहेगा? या सारे ऑफलाइन हो सर गए? स्टोर में जैसे सब सप्लाईज पड़ी हैं, जैसे जैसे ठीक है, सेल होती जाए तो डाटा बिल्कुल हम जैसे श्रिंक करते कपड़ों की जाते हैं। सेल है, आप चीज़ें सेल करते जाते हैं तो यस वो भी आप रिमूव करते हैं, और कल को नया स्टॉक आता है तो वो आप स्टॉक जो है वो मज़ीद डिस्प्ले में ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके पास मोटर मैकेनिक की भी लाइन होती है कि वो बीच में चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, तो वो उसकी सैलरी या उसकी हम कह सकते हैं कि डेली सेल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा होता है कि कल की निस्बत मैंने आज। अच्छा, अब कोई मुझे एक बंदा बताए कि मैंने अरे के किसी खास इंडेक्स से डाटा रिमूव करना हो तो तब श्रिंक कैसे करेंगे हम? जी सर आपने अटेंडेंस ली है नहीं? जी अटेंडेंस ऑल प्रेजेंट है आज। ओके सर। और सर मेरा नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाला है, मैं लीव करूँ? जी आप जा सकते हैं। मेरा बस आखिरी क्वेश्चन है, मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि अगर किसी खास इंडेक्स से मैंने डाटा रिमूव करना है तो देन श्रिंक का फंक्शन मुझे कैसे अपडेट करना पड़ेगा। ये आपकी सर नेक्स्ट ये क्लास कोड के लिए सेंड कर क्वेश्चन दें, है जी। ये कोड सेंड कर दें। जी ये मैं अपलोड करने लगा हूँ। जी अब्दुल्ला, मैं कोड फाइल के टैब्स के अंदर शेयर करने लगा हूँ, आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। जनाब मैंने कोड आपका अपलोड कर दिया, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर लेके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज भी है, सो बी देयर ऑन टाइम। अल्लाह हाफिज़ जी।